नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जब हिंदुस्तान में माहौल इस बात को लेकर गर्म था कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ कौन सरकार बनाने जा रहा है, उसी समय नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा खेल कर दिया और सीधे सीधे 2 अटैक किया, एक बांग्लादेश के ऊपर और दूसरा पाकिस्तान के ऊपर। चौंकिएगा नहीं, इसकी पटकथा 13 अप्रैल को ही लिख दी गई थी। ये वही तारीख है जब रफीकुल रहमान, जो बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भारत आए हुए थे और यहीं से जो है उस अटैक के कहानी की शुरुआत होती है। बड़ी बात यह है कि कुछ एक चीज़ों का खुलासा तो चीन भी कर रहा है, तो वो खुलासा क्या कर रहा है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ये जिस अटैक की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके जहन में सबसे पहला सवाल यही उठेगा कि साहब अटैक हो गया और हमको पता ही नहीं चला। लेकिन बड़ी बात यह है कि अटैक का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भारत की सेना ही मैदान में उतरे। अब की बार तो कहानी ही अलग थी, क्योंकि बांग्लादेश की सेना मैदान में उतरी थी भारत के लिए। अब ये क्यों कह रहा हूं और क्या हुआ, उसी पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान आएंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किस तरह से अज्ञात वीर कमाल कर रहे हैं और क्या धूम धड़ाका है और कैसा अटैक हुआ है जिसने पाकिस्तान की अब की बार कमर तोड़ दी है। लेकिन पहले बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ है कि बांग्लादेश में आईएसआई का भी नेटवर्क है और जब वहाँ यूनुस को बिठाया गया था तो उस समय पाकिस्तान वहाँ बड़ा गुल खिला रहा था। कहाँ? बांग्लादेश के भीतर बाकायदे जितने आतंकी संगठन है उन लोगों की यहाँ फ्रेंचाइजी खोल दी गई थी। साथ ही साथ सेना में पेनिट्रेशन कर लिया गया था और एक तरह से कहा जाए कि ब्रेन वॉश का कैंप चलाया जा रहा था बांग्लादेश की सेना में कि साहब कैसे इन्हें भारत के खिलाफ खड़ा किया जा सके। ये सारी चीज़ें चल रही थी। जब वहाँ सरकार बदली और ये रफीकुल रहमान पहुँचे 13 अप्रैल को हिंदुस्तान, तो उन्हें एक लिस्ट दी गई और उस लिस्ट में डिटेल में बताया गया कि ये जो भाड़े के टट्टू यूनुस ने पाल रखे थे वो कहाँ कहाँ हैं और सेना में कौन कौन है जो आईएसआई के पेरोल पे काम कर रहा है। वो जब लिस्ट सौंपी गई और कहा गया कि या तो एक्शन आप कर लो और नहीं तो हम एक्शन करने पे आएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब तो आपके यहाँ चुनी हुई सरकार है, अब तो यूनुस वाला मामला है नहीं, वो तो पागल था और वो सीधे सीधे सीआईए का टट्टू था। तो चलिए वो टट्टू तो गया, लेकिन अब जब जनता ने चुनकर आपको भेजा है तो कम से कम ये हमारी चिंताएं हैं, इसे आप दूर करिए। ये ध्यान रखिएगा आप, इससे पहले भी रफीकुल रहमान भारत आए थे तब वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट थी यूनुस की और उस समय भी एक सूची दी गई थी रफीकुल रहमान को इस बात की कि साहब ये कैंप चल रहे हैं और इन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तब वहाँ अंतरिम सरकार थी और वो सरकार पाकिस्तान के चंगुल में पूरी तरीके से थी, क्योंकि वो बाकायदे कट्टरपंथी जो तंजीमें हैं उन तंजीमों को पालना पोसना चाह रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था, यानी यूनुस को लग रहा था कि अगर ये कट्टरपंथी तंजीमें रहेंगी तो जमात के साथ मिलकर वहाँ पर वो सरकार में आ जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन तब अज्ञात वीर वहाँ बड़े एक्टिव थे और आईएसआई सीआईए के टट्टुओं को एक एक करके टपकाया जा रहा था। अब सरकार बदल गई तो रफीकुल रहमान आए और रफीकुल रहमान को पूरा डिटेल में सारी सूचना दी गई। अब इस सूचना का आप असर देखिए कि क्या हुआ। जब रफीकुल रहमान वो पूरी लिस्ट लेकर पहुंचते हैं तो चटगांव, ढाका जैसे जो आप कहें कि उनके एयरफोर्स के बेस है, वहां पर सबसे पहले धड़ पकड़ और कार्रवाई शुरू होती है। जो लिस्ट सौंपी गई थी उस लिस्ट में जो नाम थे बाकायदे उन लोगों के पीछे पहले क्या किया गया कि बांग्लादेश ने अपनी खुफिया एजेंसी को लगाया, उनकी बाकायदे रेकी की गई और फिर उनको उठा लिया गया मतलब जब धरा गए तो उठा लिया गया। हम आपको खबर बताते हैं साहब कि किस तरह से स्ट्राइक हुई है और ये अपने आप में बहुत बड़ा अटैक है। अब खबर क्या चल रही? खबर ये चल रही कि तहरीक तालिबान
पाकिस्तान से संबंध होने के आरोप में कई वायु सैनिकों की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश वायुसेना हाई अलर्ट पर। अब ये तहरीके तालिबान है, तहरीके तालिबान को कौन पैदा किया है? तहरीके तालिबान को ISI ने खड़ा किया है। तो यहाँ सीधा सीधा वायुसेना में जो बांग्लादेश की, किसका पेनिट्रेशन हो गया? ISI का पेनिट्रेशन हो गया। अब जब ISI का पेनिट्रेशन हो गया तो ये ISI जो है और जो पाकिस्तान की सेना है, ये तो हमेशा खार खाए बैठी रहती है भारत से। इसीलिए इनको लगा था कि अब तो बांग्लादेश जो है नया आरामगाह मिल गया है। तो जब रफ़ीकुल रहमान को सूची दी गई तो बाकायदे उस सूची पर कार्रवाई हुई। और आप देखिए कि एक खुफिया अभियान एक सप्ताह पहले शुरू हुआ था, जिसमें ढाका, चटगांव और जेसोर के हवाई अड्डों को शामिल किया गया। कुछ फरार वायु सैनिकों के पाकिस्तान, पुर्तगाल, तुर्की और न्यूजीलैंड भाग जाने का संदेह है। समझ रहे हैं? 20 अप्रैल की सुबह से ही कुछ अधिकारियों और वायु सैनिक पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से गहरा संबंध होने का कथित तौर पर पता चलने के बाद बांग्लादेश वायुसेना की खुफिया शाखा ने अपने ही कर्मियों के एक बड़े हिस्से पर निगरानी बढ़ा दी। और फिर जब इनके पास पुख्ता जानकारी आ गई तो इन पर धड़ पकड़ शुरू हो गई। और तारीख आप देखिए, 20 अप्रैल से 13 अप्रैल को रफ़ीकुल रहमान हिंदुस्तान में होते हैं। यहाँ वो NSA अजीत डोभाल से मिलते हैं। डोभाल साहब, क्लोज डोर मीटिंग होती है और उस क्लोज डोर मीटिंग में पूरा डिटेल इनको सौंपा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहली बार क्लोज डोर मीटिंग नहीं हुई थी, इससे पहले भी क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। लेकिन जो पहले की क्लोज डोर मीटिंग हुई उसमें चूंकि आप एक तरह से कहें कि जो बांग्लादेश में सरकार थी वो पिट्ठू सरकार थी, तो इसलिए उस क्लोज डोर मीटिंग का हासिल तो कुछ नहीं रहा। ये ज़रूर है कि तब भी सूची सौंपी गई थी, लेकिन अब की बार सूची पे ये देखिए, पहला एक्शन। दूसरा देखिए, ये जो आपने सुना होगा नज़ीरुल हसन, ये इनके जो है, हाँ, नजमुल हसन, एडमिरल नजमुल हसन। एडमिरल नजमुल हसन के बारे में आपको बताएं कि जब वहाँ ये अपना क्या नाम है इसका, पगला यूनुस था, तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय जो नौसेना है इनकी, किसकी? नेवी पाकिस्तान की, वो बे ऑफ बंगाल में झूल रही थी। आप सोचिए, 50 साल बाद, यानी वो कहाँ पहुंचते हैं? बे ऑफ बंगाल में घूमने के लिए आते हैं, घूमने आए थे। और आने किसने दिया? यूनुस ने। और ये जो जिनका नाम हमने लिया, क्या नाम है इसका, नजमुल हसन, ये लोग अगवानी कर रहे थे, वहां पींगे बढ़ाई जा रही थी। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र था। अभी देखिए क्या हुआ है, सूची दी गई, सूची में अगला बंदा ये है क्या? बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एडमिरल नजमुल हसन को भ्रष्टाचार का लाभार्थी बताया गया है। यानी इनके ऊपर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के दस्तावेजों से चटगांव बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष एडमिरल, नाम इन लोगों का बड़ा उटपटांग होता है, कि कथित भ्रष्टाचार में संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है। यही चटगांव ही पहुंचा था। कौन? इनका जहाज, इनका बेड़ा, बड़ा ये लोग प्रशिक्षण लेने गए थे। फिर यहाँ से पहले पाकिस्तान का बेड़ा आया और उसके बाद में यहाँ से यूनुस ने अपने कारिंदों को भेजा कि जाओ जरा पाकिस्तान में सीख पढ़ के आओ। तो ये देखिए आप, ये स्ट्राइक चल रही है। ये जो स्ट्राइक है, ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से भारत जो है वो ठुकाई करने में लगा हुआ है, सफाई करने में लगा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अब आप कहेंगे कि इस सफाई में भारत ने अपने हाथ गंदे नहीं किए, सीधे इनके NSA को बुलाकर सूची सौंप दी और कहा कि इन सब पर कार्रवाई करो और जो तुम्हारे यहाँ ISI का पेनिट्रेशन है उसको ध्वस्त करो। तो ISI का पेनिट्रेशन ध्वस्त करने का सीधा मतलब यह है कि जो ISI के कारिंदे हैं सेना में बांग्लादेश के, उन कारिंदों को पहले ध्वस्त किया जाए, सफाई किया जाए। और आपको ये भी ध्यान होगा कि उस समय यहाँ पर इन लोगों ने एक जो है ISI का अड्डा भी खोला था, तो ISI का अड्डा भी इनको बंद करना पड़ेगा।
नहीं बंद करेंगे तो आप जान ही रहे हैं कि पड़ोस में हो संकट बढ़ जाएगा। अभी देखिए दिनेश त्रिवेदी साहब को भेजा गया राजदूत बनाकर इसीलिए कि जाके समझाओ इसको, जो वहाँ प्रधानमंत्री है। और देखिए वो लोग जो भारत के, आप एक तरह से कहें कि गुड बुक में है, भारत को खुश करने के लिए उन लोगों को वहाँ पर पद वगैरह भी दिए जा रहे हैं। यानी स्ट्राइक ही नहीं हो रही है, भारत नाराज ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है साहब। ये है सब। तो ये हमने आपको बताया कि जो स्ट्राइक हुई आफ्टर न्यू दिल्ली विजिट बांग्लादेश DGFI चीफ, यानी आप एक तरह से कहें कि बांग्लादेश इस समय लग गया है इस बात पर कि भैया जो मोदी कह रहे हैं वो करो। और अब आप कहेंगे पाकिस्तान वाला, तो पाकिस्तान का देखिए पानी तो बेचारे पहले बंद कर रखा है। चर्चा है कि वहाँ ब्लैकआउट चल रहा है, बिजली उजली है ये नहीं है, फिर साइबर अटैक भी हुआ है। और आज के समय में अगर किसी पर साइबर अटैक हो जाए तो अंदाज़ा लगाइए क्या क्या हो सकता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी पीछे हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, आपको ध्यान होगा, किस तरह से हमारे जो जहाज है वो अटक जा रहे थे, कहाँ पे, आसमान में। स्पूफिंग चल रही थी। क्या चल रही थी? स्पूफिंग। ये स्पूफिंग क्या था? ये साइबर अटैक ही था कि जब नई दिल्ली से 800 जहाज उड़ान नहीं भर पाते हैं, ये स्पूफिंग ही था। ये स्पूफिंग जो है वो साइबर अटैक है। अब आप सोचिए कि एक साइबर अटैक हुआ तो भारत में क्या हुआ था, 700-800 जहाज उड़ नहीं पा रहे थे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे नई दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर क्या था, जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे थे। 2.5 से 3 घंटे, समझिए नई दिल्ली जैसा एयरपोर्ट। यह है साहब साइबर अटैक। ऐसे होता है अटैक। अब उसका उलट क्या हो रहा है, अभी तो हमने आपको एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश की। अभी यही हाल पाकिस्तान में हो रहा है। बाकायदे जो है साइबर अटैक हुआ और इस साइबर अटैक ने वहाँ की जो सरकार है उसको हिलाकर रख दिया है। और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसमें उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और उनका पूरा मामला जो है वो ठप पड़ गया है। दूसरा अभी खबर आई है, ज्ञात वीरों ने एक और इनके जो कारिंदे थे उनको टपका दिया है। इसी बीच जो चीन ने खुलासा किया है वो जानना बड़ा ज़रूरी है साहब। चीन ने तो जो है पूरा धो दिया है। चीन ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास किए थे हमले, और जब हम लोग यानी भारत कह रहा था तो कोई मानने को तैयार नहीं था। यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए थे और ज्ञानी बता रहे थे कि अरे क्या बात कर रहे हैं। देखिए चीन ने वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। इस रिपोर्ट को चीन के विदेश मंत्रालय के अधीन चीन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब बाकी तो ये अपना जो करते हैं वो करते हैं। 88 पन्नों के इस दस्तावेज में भारत का जिक्र 12 बार आया है। इसमें यह भी कबूल किया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास हमला किया था। लीजिए, समझ रहे हैं, अब ये भी कबूल कर लिया है। तो कुल मिलाकर जो स्ट्राइक हुई है, जो अटैक हुआ है, उस अटैक ने इन एक तरह से कहें जो यहाँ आतंकी तंजीमें हैं और जो लोग आतंकी मानसिकता से चलते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन सब की ठीक से ठुकाई हुई है। और ये जो ठुकाई हुई है, ये ठुकाई ऑपरेशन सिंदूर से ही चल रही है। और अब इस पर एक तरह से कहा जाए कि चीन ने भी स्वीकारोक्ति कर ली, भैया भारत पीठ बहुत रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।